उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की एक लड़की का पूर्व प्रेमी क्यों हैवान बना? उसने कैसे उस लड़की के शरीर के 6 टुकड़े किए? किसकी मदद से शरीर के टुकड़ों को ठिकाने लगाया? जब इस राज से पर्दा उठा तो उस लड़के की हैवानियत देखकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। हत्या की पूरी कहानी जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। आइए जानते हैं क्या है हत्या के पीछे की पूरी कहानी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के थाना अहरौला के अंतर्गत एक छोटा सा गांव अशहाकपुर बसा हुआ है। इसी गांव में केदार प्रजापति अपने छोटे से परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी आराधना और छोटा बेटा सुनील। केदार प्रजापति एक निर्धन किसान थे जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन यापन कर रहे थे। गांव में एक साधारण झोपड़ी ही उनका आशियाना था, लेकिन उनका परिवार ही उनकी असली संपत्ति थी। उनकी बेटी आराधना भले ही लड़की थी, लेकिन हिम्मत और मेहनत में अपने पिता के कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी। संस्कारों और गुणों की धनी आराधना ने न केवल पढ़ाई में रुचि दिखाई, बल्कि सिलाई कढ़ाई की भी प्रशिक्षण ले लिया। पढ़ाई और घर के कामों से समय निकालकर वह कपड़ों की सिलाई करती, जिससे न केवल वह खुद का खर्च निकालती, बल्कि परिवार की आर्थिक मदद भी करती थी। बेटी के इन गुणों को देखकर केदार प्रजापति का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। उन्हें अपनी आराधना पर नाज था, जो सिर्फ एक बेटी नहीं, बल्कि उनके सपनों की साकार छवि थी। 9 नवंबर 2022 का दिन था और समय करीब 12 बजे का था। आराधना अपने फोन में व्यस्त थी जब अचानक एक कॉल आई। कॉल उसकी बचपन की सहेली मंजू यादव की थी। आराधना ने कॉल रिसीव करते हुए खुशी से कहा, हाय मंजू, तुम कैसी हो? बड़ी देर बाद याद आई। मंजू हंसते हुए जवाब देती है, मैं तो तुम्हें फोन करके याद कर लेती हूँ। तुम बताओ कितनी बार मुझे याद करती हो या मुझे फोन करती हो? आराधना ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे बाप रे, थोड़ा सा मजाक किया तो इतना गुस्सा? मंजू मुस्कुराते हुए कहती है, गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? तुम बात ही ऐसी करती हो कि किसी को भी गुस्सा आ जाए। सॉरी बाबा, सॉरी। आराधना हंसी के साथ बोली, कान पकड़ती हूँ, अब गुस्सा थूक दो, अब मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मंजू फिर हंसी में कहती है, तो अब साहिबा किस मूड में है? आराधना हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, सच्ची बाबा तेरी कसम, अब मजाक के मूड में नहीं हूँ। वो तो तुम्हें छेड़ने के लिए दिल लगी कर लेती हूँ, वरना मेरी क्या मजाल कि तुम्हें छेड़ूं। मंजू अब गंभीर होते हुए बोली, अगर वाकई सीरियस हो तो कुछ कहूँ? आराधना ने ध्यान से पूछा, हाँ हूँ, बोलो क्या कहना चाहती हो? मंजू ने आवाज में कुछ खासियत डालते हुए कहा, मैं भैरव धाम मंदिर दर्शन करने जा रही थी, सोचा तुमसे भी पूछ लूं, क्या तुम भी चलोगी? आराधना चहकते हुए बोली, नेकी और पूछ पूछ। कब से मेरा मन भैरवधाम जाने का हो रहा था, लेकिन कोई साथ नहीं था, इसलिए बस सोचा सोचा और रह गई थी। मंजू ने हंसते हुए कहा, खैर बाकी बातें हम रास्ते में भी कर लेंगे। तुम फटाफट तैयार होकर गांव के बाहर पुलिया के पास मिलो, मैं वहीं पहुंच रही हूं, बाय। और कॉल कट गई। आराधना का छोटा भाई सुनील उस वक्त घर पर ही था। आराधना ने उसे मंजू के साथ भैरव धाम मंदिर जाने की बात बता दी, फिर फोन अपने पास रखते हुए जल्दी घर वापस लौटने की बात कहकर निकल पड़ी। रात के करीब 8 बजे थे जब आराधना मंदिर से दर्शन कर घर नहीं लौटी थी। इस पर उसके पिता केदार प्रजापति और छोटा भाई सुनील बुरी तरह परेशान हो गए। माँ तो इस हालत में नहीं थी कि वह बेटी के बारे में चिंता करती, क्योंकि बीमार होने के कारण वह खुद दूसरों पर निर्भर थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, केदार प्रजापति की चिंता और बढ़ती जा रही थी। उनके माथे की शिकन और दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मुख्य द्वार पर आंखें टिकाए केदार पूरी रात जागते रहे। उनके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, कहाँ गई होगी मेरी बेटी? उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी।
ना तो बेटी का फोन आया और ना ही उसके बारे में कुछ पता चला। केदार की चिंता इस कदर बढ़ चुकी थी कि वह बेसहारा सा महसूस करने लगे थे। रात की घनी साइलेंस और बेटी के घर नहीं लौटने की खामोशी ने बूढ़े बाप को अंदर से टूटने के कगार पर ला खड़ा किया था। केदार ने बेटे सुनील को मंजू के घर भेजा ताकि वह आराधना के बारे में कुछ पता लगा सके। सुनील मंजू के घर पहुंचा और उससे पूछा, आराधना कहाँ है? क्या तुमने उसे देखा? मंजू ने चौंकते हुए कहा, हम तो शाम को ही मंदिर से लौट आए थे। वह अपने घर लौट गई और मैं अपने घर चली आई। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? आराधना अब तक घर नहीं लौटी है, सुनील ने उसे बताया। यह सुनकर मंजू हैरान होते हुए बोली, वो तो मेरे साथ ही लौटी थी, लेकिन फिर वो कहाँ चली गई ये मुझे भी नहीं पता। सुनील पूरी बात सुनकर अपने घर लौट आया और केदार को स्थिति बताई। बेटे की बातें सुनकर केदार को यह समझने में देर नहीं लगी कि उनकी बेटी किसी मुसीबत में फंसी हुई है। बिना समय गंवाए उन्होंने सुनील के साथ थाना अहरौला की ओर रुख किया। वहां पहुंचकर उन्होंने एसएचओ योगेंद्र बहादुर सिंह से मुलाकात किया। केदार ने उन्हें अपनी 22 वर्षीय बेटी के रहस्यमय तरीके से गुम होने की जानकारी दिया। उन्होंने आगे बताया, बीते कल दोपहर 12 बजे उसकी सहेली मंजू का फोन आया था। वह भैरोधाम मंदिर जाने के लिए निकली थी और अब तक घर नहीं लौटी। यह सुनकर एसएचओ का माथा ठनका। उन्होंने केदार को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया और घर भेज दिया। साथ ही लिखित तहरीर के आधार पर आराधना की गुमशुदगी दर्ज की और आगे की कार्रवाई में जुट गए। आराधना को लापता हुए अब 5 दिन हो चुके थे, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। फिर 6 दिन बाद यानी 15 नवंबर 2022 को अहरौला थाना क्षेत्र के पश्चिम पट्टी स्थित गौरीकापुरा गांव में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। सड़क के किनारे स्थित एक कुएं से जबरदस्त बदबू आ रही थी। जो भी आता वह अपनी नाक पर रुमाल रखकर गुजरता। लेकिन कुछ हिम्मत वाले ग्रामीणों ने आखिरकार कुएं के अंदर झांकने का निर्णय लिया। अंदर का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। कुएं में पानी में कटी फटी लाश के कई टुकड़े तैर रहे थे, जिनमें से सिर गायब था। टुकड़ों में कटी लाश की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। गांव वाले दहशत के मारे सन्न थे। घबराए हुए चौकीदार राम नयन ने इस दिल दहला देने वाली घटना की सूचना एसएचओ योगेंद्र बहादुर सिंह को तुरंत मोबाइल पर दिया। लोमहर्षक घटना की सूचना पाकर एसएचओ योगेंद्र बहादुर सिंह चौंके बिना नहीं रह सके। उन्हें इस घटना की गंभीरता का एहसास होते ही उन्होंने तुरंत अपनी टीम तैयार की और थोड़ी ही देर में घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। कुछ समय बाद वह घटनास्थल पर अपने दलबल के साथ मौजूद थे। एसएचओ योगेंद्र बहादुर सिंह ने कुएं में झांककर देखा और सचमुच कुएं में लाश के कई टुकड़े तैरते हुए थे। यह घटना कुछ इस कदर भयानक थी कि अभी दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड की तपिश शांत भी नहीं हुई थी कि आजमगढ़ में एक और श्रद्धा हत्याकांड जैसी घटना ने प्रदेशवासियों को हिलाकर रख दिया। यह एक ऐसा वक्त था जब हर दिल में दहशत और अविश्वास का माहौल था। हालांकि एसएचओ ने बिना समय गंवाए घटना की सूचना एसपी अनुराग आर्य को दी और अपनी कार्रवाई में जुट गए। उन्होंने कुएं के भीतर से लाश के 5 टुकड़ों को एक जाल के सहारे बाहर निकाला, लेकिन उस लाश का सिर अब तक गायब था, जिससे पूरे मामले को लेकर और भी ज्यादा रहस्य पैदा हो गया। लाश किसी युवती की थी जो पानी में फूल चुकी थी। उसकी पहचान से पहले ही उसका बाएं हाथ में रक्षासूत्र और काले धागे, दोनों कलाइयों में कंगन और दोनों हाथों की अंगुलियों में मैरून कलर की नेल पॉलिश लगी हुई थी। ये सभी विवरण किसी परिचित शख्स की याद दिला रहे थे। कुएं के आसपास पुलिस ने मृतका का सिर तलाशने की कोशिश की, लेकिन सिर कहीं नहीं मिला। देखने से यह स्पष्ट था कि लाश कम से कम 4 से 5 दिन पुरानी होगी। तभी अचानक एसएचओ योगेंद्र बहादुर सिंह को याद आया कि अशहाकपुर निवासी केदार प्रजापति ने अपनी बेटी आराधना के गुमशुदगी की सूचना दी थी। कहीं यह लाश उसी की बेटी आराधना की तो नहीं है? अपनी आशंका को दूर करने के लिए उन्होंने 2 कांस्टेबलों को अशहाकपुर भेज दिया ताकि केदार और उसके बेटे सुनील को घटनास्थल पर बुलाया जा सके। घंटे भर बाद केदार प्रजापति और सुनील घटनास्थल पर मौजूद थे।
दोनों बाप बेटे ने शव को ध्यान से देखा, लेकिन सिरविहीन लाश देखकर वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। क्या यह लाश आराधना की हो सकती है? फिर उनकी नजर शव के बाएं हाथ पर पड़ी। यह देखकर दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। आराधना भी ठीक वैसे ही अपने बाएं हाथ में रक्षा सूत्र, काले धागे, कंगन और मैरून नेल पॉलिश पहनती थी। इस समानता ने दोनों को चौंका दिया। उन्हें यह महसूस होने लगा कि शायद यह लाश उनकी बेटी आराधना की ही हो। अब उनके दिल में एक ही सवाल था, क्या यह सचमुच आराधना है? केदार और सुनील के मन में यह आशंका जताई कि शायद यह लाश उनकी बेटी आराधना की हो सकती है, क्योंकि वह भी ठीक ऐसे ही पहनती थी जब वह घर से निकली थी। उनके इस आंशिक शिनाख्त के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए आजमगढ़ जिला अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजने के बाद एसएचओ योगेंद्र बहादुर सिंह थाने लौटे और आराधना की गुमशुदगी की सूचना को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302, 201, 120 बी में तरमीम करते हुए अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। सिर कटी लाश की पहचान और कातिल तक पहुंचा पुलिस को बड़ी चुनौती थी। इसके लिए पुलिस ने अपने मुखबिरों को सतर्क किया और इलाके की पल पल की जानकारी जुटानी शुरू किया। घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया, जिसमें एसपी, 2 सीओ और थाना प्रभारियों को लगाया गया था और टीमों को अलग अलग जनपदों में भेज गया था। एसएचओ ने हत्यारों की सुरागरसी में पूरी तरह से जुटे हुए थे। उन्होंने आराधना का मोबाइल नंबर लिया और कॉल डिटेल्स निकलवाए। यह जानकारी हासिल करने से यह पता चला कि मृतका आराधना का प्रेम संबंध कठी के रहने वाले प्रिंस यादव के साथ था। दिलचस्प बात यह थी कि प्रिंस यादव आराधना की बचपन की सहेली मंजू यादव का बड़ा भाई था। कुछ और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर यह पुख्ता हो गया था कि 5 टुकड़ों में बटा सिरविहीन शव वास्तव में आराधना प्रजापति का ही था। हालांकि पुलिस अभी भी आराधना का कटा सिर ढूंढने में असमर्थ थी, जिससे यह पूरा मामला और भी रहस्यमय बन गया था। पुलिस दिन रात सिर की तलाश में भटक रही थी, लेकिन सिर का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। पुलिस प्रिंस यादव की तलाश में पूरी तरह से जुट गई थी। उसने प्रिंस के फोन को सर्विलांस पर लगाया, लेकिन फोन बंद आ रहा था। इस सूचना से पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आराधना की हत्या में प्रिंस का पूरा हाथ हो सकता है। इसी बीच एक मुखबिर ने पुलिस को एक ऐसी चौंकाने वाली सूचना दी, जिसे सुनकर पुलिस चौंक गई। मुखबिर ने बताया कि 9 नवंबर को दोपहर में वह गांव के बाहर पुलिया पर प्रिंस यादव की बाइक पर आराधना को बैठे देख चुका था। और न सिर्फ यही, साथ में प्रिंस के मामा का बेटा सर्वेश यादव दूसरी बाइक पर था, जो प्रिंस के साथ साथ कहीं जा रहे थे। इस सूचना के बाद पुलिस ने प्रिंस यादव और सर्वेश यादव की खोज में तेजी कर दिया, लेकिन दोनों का कहीं पता नहीं चल रहा था। अब दोनों आरोपी पुलिस के लिए एक अबूझ पहेली बन चुके थे। पुलिस ने उनके हर संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने पर क्षेत्र के लोग पुलिस के खिलाफ आक्रोशित हो गए थे। उन्होंने इस मामले में पुलिस की निरक्षमता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और पुलिस के प्रति आक्रोश बढ़ने लगा। पुलिस की मेहनत का फल आखिरकार 19 नवंबर 2022 को मिला, जब मुखबिर ने एक और सूचना दी, जिसे सुनकर पुलिस के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। मुखबिर ने बताया कि प्रिंस यादव अपने गांव के बाहर स्थित घनी झाड़ियों में छिपा बैठा था। यह सूचना सुनते ही एसएचओ योगेंद्र बहादुर सिंह पूरी तरह से सतर्क हो गए और उन्होंने तुरंत एक गुप्त टीम बनाई। इस टीम में सिर्फ अपने विश्वस्त पुलिसकर्मियों को ही शामिल किया, ताकि यह मिशन पूरी तरह से गुप्त रखा जा सके। एक योजना के तहत एसएचओ अपनी टीम के साथ जीप से रवाना हो गए, लेकिन जैसे ही वे कठी गांव के करीब पहुंचे, उन्होंने गाड़ी रोक दिया। फिर उन्होंने अपने पुलिसकर्मियों को अलग अलग पगडंडियों के रास्तों पर भेज दिया ताकि वे झाड़ियों तक पहुंच सकें, जहां प्रिंस छिपा हुआ था। मुखबिर ने इशारे से पुलिसकर्मियों को प्रिंस के छिपे स्थान का संकेत दिया और फिर अंधेरे में गायब हो गया। पुलिसकर्मियों ने सावधानी से पोजीशन ली और टॉर्च की रोशनी में प्रिंस को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। लेकिन तभी झाड़ी से एक गोली फायर की गई, जो पुलिस को सतर्क कर गई। पुलिस ने तुरंत फायरिंग की दिशा में लक्ष्य करके एसएचओ ने जवाबी फायर किया।
गोली प्रिंस के जांघ में लगी और वह झाड़ी से बाहर भागता हुआ आ गया। प्रिंस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसकी जांघ में गोली लगने के कारण तेजी से खून बह रहा था, इसलिए पुलिस उसे सरकारी अस्पताल लेकर गई और कड़ी सुरक्षा के बीच इलाज शुरू कर दिया। प्रिंस यादव खतरे से बाहर था और अगले दिन पुलिस ने उससे अस्पताल में ही पूछताछ किया। इस दौरान प्रिंस ने अपनी प्रेमिका आराधना की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उसने यह भी बताया कि इस हत्याकांड में उसके मामा का बेटा सर्वेश भी शामिल था और साथ ही यह भी जानकारी दी कि आराधना का कटा सिर कहाँ छिपा कर रखा गया था। 21 नवंबर 2022 की दोपहर पुलिस ने प्रिंस को कड़ी सुरक्षा में उस स्थान पर ले जाकर उसकी निशानदेही पर ही आराधना का सिर बरामद किया। प्रिंस ने बताया था कि गौरा का पुरा यानी शव मिलने का स्थान से 6 किलोमीटर दूर एक तालाब के किनारे गीली मिट्टी में पॉलीथिन में लपेटकर सिर को गाड़ दिया था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने सिर बरामद कर लिया और आराधना प्रजापति हत्याकांड से जुड़ा रहस्य 13 दिनों बाद सुलझ गया। यह बेपनाह इश्क और नफरत के बीच एक खूनी दास्तान बन गई थी, जिसमें प्रिंस ने अपनी मोहब्बत के प्रति पागलपन में गुस्से और आवेश में आकर अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी थी। यह कांड समूचे प्रदेश को हिला गया था। हत्याकांड से पर्दा उठने के बाद दूसरे आरोपी सर्वेश का पता नहीं चला। वह फरार हो गया और पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। क्या है 6 टुकड़ों में बटी आराधना प्रजापति की हत्या का सच? अब आइए जानते हैं दिल दहला देने वाली कहानी को, जो हर किसी को चौंका देने वाली थी और जिसने प्रदेश भर में तहलका मचा दिया। इस खूनी हत्याकांड का सच, जिसमें प्यार और धोखे ने एक निर्दोष लड़की की जान ले लिया। आराधना जिस स्कूल में पढ़ती थी, उसी स्कूल में मंजू यादव भी पढ़ती थी। आराधना और मंजू यादव की दोस्ती बचपन से बेहद गहरी थी। उनकी यात्रा के रास्ते अलग होते हुए भी हर दिन साथ आते जाते थे। एक दूसरे से चिपकी हुई दोस्ती की मिसाल थी दोनों, जो हर किसी की जुबां पर थी। इतनी गहरी दोस्ती दोनों के बीच में बचपन से ही थी। मंजू यादव आजमगढ़ जिले के अहरौला थाने के कठी गांव से थी, जहां उसका परिवार मध्यवर्गीय था, लेकिन संपन्न किसान घराने का था। पिता राजाराम यादव और बड़ा भाई प्रिंस यादव के साथ 5 सदस्यीय परिवार का जीवन भरा हुआ था सुख शांति से, हर भौतिक वस्तु की कमी के बिना। साथ पढ़ाई और साथ खेलने वाली आराधना और मंजू का बंधन न केवल घर वालों बल्कि पड़ोसियों के लिए भी आदर्श बन चुका था। जब भी दोनों एक दूसरे के घर आती जाती, ऐसा लगता जैसे बचपन और दोस्ती दोनों का ही रंग कहीं गहरा हो रहा हो। यह कहानी 2020 की है, जब आराधना अपने जीवन के 18वें साल की ओर बढ़ रही थी। यह उम्र थी जब युवतियों के भीतर नन्ही नन्ही खुशबू और ताजगी महसूस होती है और उनके आसपास के सभी आकर्षण बेताबी से उन्हें निहारते हैं। इन्हीं आकर्षणों में एक आकर्षण था प्रिंस यादव का, जो न केवल आराधना के दिल के करीब पहुंचने के लिए बेताब था, बल्कि वह उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का ख्वाब भी देखने लगा था। यह एक नई शुरुआत थी, जिसमें दोस्ती और रिश्तों के ताने बाने में हलचल आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता आराधना प्रिंस के दिल में समा गई थी, एक ऐसा प्यार जो एक तरफा था। आराधना को यह आभास नहीं था कि जिसे वह प्यार से भैया कहकर पुकारती थी, उसके दिल में उसके लिए एक अलग ही महसूसात पनप रहे थे। प्रिंस ने अपने दिल की बात कहने के लिए अपनी छोटी बहन मंजू को अपनी सहायक बनाया और मंजू के जरिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मंजू ने भाई की बातों को पूरी गंभीरता से लिया और सहेली आराधना से इस बारे में बात किया। आरंभ में आराधना ने थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके दिल में भी प्रिंस के लिए एहसास बढ़ने लगे। धीरे धीरे उसके मन के पर्दों पर प्रेमी प्रिंस की रंगीन तस्वीरें छाने लगीं और आराधना का दिल भी इस इश्क में रंगने लगा। मंजू ने एक सेतु का काम किया, जिसने प्रिंस और आराधना के बीच प्रेम की राह खोली। उनका प्यार धीरे धीरे आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने लगा। आराधना के दिल में अब बेपनाह इश्क था। धीरे धीरे दोनों के परिवार वालों को भी उनके प्यार का एहसास हो गया और इस प्रेम कहानी की चिंगारी अब किसी भी दीवार से नहीं रुकने वाली थी। प्रिंस के माँ बाप ने दिल से आराधना को अपनी बहू बनाने का इरादा कर लिया था, लेकिन आराधना के घर वाले इस रिश्ते को मंजूरी देने के लिए तैयार नहीं थे। इसका सबसे बड़ा कारण था उनका विजातीय होना,
यानी दोनों अलग अलग जातियों से थे। इसके अलावा आराधना के घर वाले इतने खुले विचारों वाले नहीं थे कि समाज की पारंपरिक सोच को नकार कर विजातीय रिश्ते को अपनाते। लेकिन इन सब परेशानियों और विरोधों के बावजूद प्रिंस और आराधना ने अपनी दुनिया में एक दूसरे के साथ समय बिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों ने अपने प्यार में डूबकर एक दूसरे से हमेशा के लिए जुड़ने की कस्में खाईं। उनका इश्क ऐसा था कि वे जानते थे, चाहे समाज कुछ भी कहे, वे एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे। उनका प्यार और विश्वास इस दुनिया से परे था और वे हर मुश्किल को अपने रास्ते की छोटी छोटी रुकावटें मानते थे। इसी दौरान प्रिंस को सऊदी अरब के शारजाह में एक बेहतरीन नौकरी मिल गई और 2021 में वह वहां काम करने के लिए चला गया। जाने से पहले उसने आराधना से एक वादा लिया था कि वह उसके जीते जी किसी और से शादी नहीं करेगी। प्रिंस ने यह वादा लिया कि जब वह नौकरी से वापस लौटेगा तो वह उसे धूमधाम से और सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार अपने घर लाकर ब्याह करेगा। आराधना ने भी यह वचन दिया था कि वह प्रिंस के अलावा किसी और को अपना प्यार नहीं देगी, चाहे जो भी हो जाए। दोनों के बीच यह वादा और विश्वास था जो उनकी मोहब्बत को और भी मजबूत बना देता था। लेकिन जैसे ही प्रिंस विदेश चला गया, आराधना के घर वालों ने उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना शुरू कर दिया और जल्द ही फरवरी 2022 में उसकी शादी एक दूसरे लड़के से कर दी गई। आराधना अपने घर वालों के दबाव के आगे नहीं झुक सकी और बगावत करने की हिम्मत न जुटा सकी और इस तरह वह किसी और की हो गई। प्रिंस को जैसे ही यह खबर मिली कि आराधना की शादी हो गई, वह क्रोध से भर गया। उसकी आत्मा में जलती आग ने उसे और भी टूटने पर मजबूर कर दिया। विदेश से उसने तुरंत आराधना से संपर्क किया और जब उसने फोन उठाया तो आराधना ने सीधे कहा, तुमने मुझसे प्यार किया था तो अब उसे सपना समझकर भूल जाओ। मेरे लिए मेरे घर वालों ने जो लड़का चुना है वही मेरा भविष्य है। आराधना का यह जवाब जैसे प्रिंस के दिल पर घाव कर गया। गुस्से और दर्द से भरकर उसने धमकी दी, अगर तुम मेरे लिए सपना हो सकती हो तो समझो मैं तुम्हारे लिए सपना नहीं हूँ। मैंने तुमसे बेपनाह मोहब्बत की थी और अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं रहोगी। मैं जल्द ही वापस आ रहा हूँ और जब लौटूंगा तो तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा। यह कहते हुए उसने फोन काट दिया। प्रिंस को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह लड़की जिसके साथ उसने जीने मरने की कस्में खाई थीं, अब उससे मुंह मोड़कर किसी और के साथ अपना जीवन बिताने के लिए तैयार हो गई थी। उसकी मोहब्बत और विश्वास जैसे चूर चूर हो गए थे और वह गहरे दर्द और गुस्से में डूबा हुआ था। प्रिंस का मन शारजाह में अब किसी भी काम में नहीं लग रहा था। वह वहां की नौकरी छोड़कर कुछ ही महीनों में घर लौट आया। घर लौटने के बाद उसने आराधना से मिलने की कोशिश की, लेकिन वह उससे नहीं मिली। इस अस्वीकार ने उसे और भी नाराज कर दिया। आराधना की याद में प्रिंस दिन रात तड़पता रहा। उसने हर तरीका अपनाया, मनाने की लाख कोशिश की ताकि वह लौटकर उसके पास आ जाए। लेकिन आराधना माँ बाप के फैसले के सामने झुकने को तैयार नहीं हुई। उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, जिसके हाथों में मुझे सौंप दिया गया है, अब वही मेरा सब कुछ है। प्रिंस के परिवार ने उसे समझाया, एक बार फिर कोशिश करो, अगर वह तुम्हारे साथ रहने को तैयार होती है तो ठीक है, नहीं तो उसे रास्ते से हटा दो, वरना वह जीवन भर तुम्हें परेशान करती रहेगी। प्रिंस को घरवालों की बात पूरी तरह सही लगी और उसने अपनी योजना को और पक्का करने के लिए मामा के बेटे सर्वेश को भी इस खेल में शामिल कर लिया। विदेश से लौटने के बाद वह लगातार आराधना पर अपने पति को तलाक देने का दबाव बना रहा था, लेकिन आराधना इसके लिए तैयार नहीं थी। यह इनकार उसके अहंकार को ठेस पहुंचा रहा था और यहीं से उसने आराधना की हत्या का खौफनाक प्लान तैयार कर लिया। प्लान के अनुसार प्रिंस गांव वालों से जयपुर जाने की बात कहकर निकला कि वह जयपुर जा रहा है। उसके बाद 29 अक्टूबर को आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर 2 दिन तक रुका रहा। उसके बाद वह अपने मामा के घर गया और मामा के लड़के सर्वेश यादव और सर्वेश की पत्नी सुमन यादव को पूरा मामला बताया। पुलिस की जांच में सामने आया कि सर्वेश की पत्नी सुमन से भी प्रिंस के शारीरिक संबंध थे। उसके बाद सुमन और सर्वेश ने भी आराधना की हत्या के लिए उसका साथ दिया।
वहीं पर प्रिंस ने अपने माता पिता को भी बुला लिया और उसके बाद सभी लोगों ने मिलकर आराधना को मारने का प्लान बनाया। प्लान के अनुसार प्रिंस यादव और उसके मामा का लड़का सर्वेश यादव बाजार से नारियल काटने वाला बाका खरीद कर लाए। उसके बाद बाका तथा पॉलिथीन को मोटरसाइकिल की डिक्की में रखकर सर्वेश और प्रिंस आराधना की हत्या करने के लिए निकल गए। इस भयावह योजना में उसके मामा मामी, माता पिता और कुछ अन्य करीबी लोग भी शामिल हो गए। इस बीच पूरे देश में श्रद्धा हत्याकांड की गूंज थी और प्रिंस उस निर्मम घटना के तरीके से प्रभावित हो गया। उसकी मानसिकता पूरी तरह अंधेरे में डूब चुकी थी। वह एक ऐसा अपराध करना चाहता था जिसमें कोई सबूत न बचे और पुलिस कभी भी उसके करीब न पहुंच सके। यही सोचते हुए उसने आराधना को मौत के घाट उतारने की साजिश को अंतिम रूप दे दिया। योजना के अनुसार घटना से 2 दिन पहले 7 नवंबर 2022 को प्रिंस ने लकड़ी का ढीहा और गड़ासा खरीदा, जिन्हें उसने अशरफपुर जजऊपुर के गन्ने के खेत में छिपा दिया। फिर 9 नवंबर को उसने बहन से आराधना को भैरोघाट मंदिर जाने के बहाने फोन करने के लिए कहा। मंजू का फोन आते ही आराधना मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई और उसे गांव के बाहर पुलिया के पास पहुंचने का निर्देश दिया। आराधना अपने घर वालों को मंदिर जाने की बात कहकर बाहर निकल पड़ी, बिना यह जाने कि उसके लिए वह रास्ता किसी और ओर जा रहा था। पुलिया पर पहुंचने पर आराधना को मंजू की जगह प्रिंस और उसके मामा के बेटे सर्वेश की बाइक दिखी, जो उसका इंतजार कर रहे थे। प्रिंस ने झूठ बोलते हुए कहा, मंजू घर वालों के साथ मंदिर पहुंच गई है और उसने तुम्हें साथ लाने को कहा है, जबकि असल में मंजू घर पर थी और उसे पूरा यकीन था कि अब आराधना कभी घर वापस नहीं आएगी। प्रिंस ने आराधना को बाइक पर बैठाकर मंदिर जाने की बजाय उसे एक रेस्टोरेंट में ले गया, जहां तीनों ने खाना खाया। फिर वहां से इधर उधर घूमते हुए समय बिताया ताकि शाम ढल जाए और उसकी योजना पूरी हो सके। शाम ढलते ही प्रिंस आराधना को अशरफपुर जजऊपुर के गन्ने के खेत में ले गया, जहां सर्वेश भी उसके साथ था। गन्ने के खेत में दोनों ने मिलकर आराधना का गला घोंटकर हत्या कर दिया। फिर लकड़ी के ढीहे पर रखकर गंडासे से उसकी लाश के 6 टुकड़े किए और उसे ठिकाने लगा दिया ताकि कोई उसे पहचान ना सके। सर्वेश और प्रिंस ने सिर को वहीं गांव के पास पोखरी में फेंक दिया। लकड़ी को भी वहीं छिपा दिया। इसके बाद बाइक से पश्चिम पट्टी गांव पहुंचे और कुएं में शव के बाकी हिस्से को फेंकने के बाद लौट गए। इसके बाद सर्वेश और प्रिंस ने अपने कपड़ों को जला दिया और उसे नहर में फेंक दिया। उसके बाद प्रिंस को लेकर सर्वेश अपने घर चला गया और प्रिंस ने अपने मामा रामा यादव तथा मामी शीला यादव को घटना के बारे में जानकारी दिया। प्रिंस के मामा तथा मामी ने प्रिंस और अपने बेटे को घर में ही रोककर रखा। प्रिंस को लगा कि वह गांव वालों की नज़र में राजस्थान में है, इसलिए उस पर शक नहीं जाएगा। मुखबिर की सूचना ने इनकी योजनाओं पर पानी फेर दिया और आराधना हत्याकांड में प्रिंस, प्रमिला यादव, मंजू यादव, शीला यादव, सुमन पत्नी ब्रिजेश, कमलावती और राजाराम को आरोपी बना दिया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रिंस का साथ देने वाला सर्वेश हालांकि गिरफ्तारी से बचने में सफल रहा और कहानी लिखने तक फरार था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया। हत्या में इस्तेमाल किए गए लकड़ी के ढीहे और गंडासे को पुलिस ने बरामद कर लिया, जो जांच की दिशा को और मजबूत करते हैं। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, जसपिंदर ने प्यार तो किया पर गलत इंसान से। माँ बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ाने वालों का यही अंजाम होता है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, माँ बाप की बात ना मानने का नतीजा। सैल्यूट है हरपिंदर जैसे इंसान को। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन कौर मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्रेया वसानी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है, बहुत ही खतरनाक स्टोरी। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद।
डेविड कॉलनी सर ने कमेंट किया है, विवेक जी, आरंट यू डिस्क्राइबिंग जसपिंदर ब्यूटी अ लिटिल टू मच? Nowadays, relationships is taking more lives than a natural death. सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सर आई विल वर्क ऑन इट। विवेक जी ने कमेंट किया है, ये तो बिल्कुल उल्टा हुआ था इस क्राइम में। शादी के चक्कर में तीनों बहनों ने अपनी जिंदगी तबाह कर ली। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कल्पना लिंबू जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सरिता राय जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, अक्सर इस एज में ऐसी गलती हो जाती है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी मेहरा जी ने कमेंट किया है, हेलो विवेक भाई, नाइस स्टोरी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सुषमा शाह जी ने कमेंट किया है, आपके हर वीडियो का बेताबी से इंतजार करती हूँ, अब स्टोरी सुनती हूँ। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। गुरदीप सिंह जी ने कमेंट किया है, घटिया आदमी था आसिफ। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जमुना अटलुरी जी ने कमेंट किया है, जसपिंदर ने माता पिता को दुख देकर गलत कदम उठाया, इसका अंजाम मौत मिला। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शब्बीर काबू जी ने कमेंट किया है, जो भी माँ बाप के खिलाफ जाते हैं उनका यही हसर होता है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। तहर भाई जी ने पाकिस्तान से कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रविंदर सिंह जी ने पंजाब से कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। गणपत सिंह भाटी जी ने कमेंट किया है, इतना भी अंधकार किस काम का जो खुद चलकर मौत चुने, जिंदगी मिली है तो कुछ पल उसके साथ बिताएं। व्यवहार से ही पता चल जाता कि अच्छा है या फिर बेकार। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्याम बहादुर गुप्ता जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सनी भंडारी जी ने कमेंट किया है, वेरी सैड स्टोरी। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे राहुल जयकर जी, मनोज प्रभाकर जी, आलोक सर, लक्ष्मी रावत जी, करिश्मा मौर्य जी, समीर जी, प्रशांत जी, गैरी शाह जी, आर सक्सेना जी, असदुल्लाह लघारी जी, अनुज कुमार जी, विमलेश शर्मा जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।